So good morning everyone and I welcome you all to 5 AM यूपीएस क्रैक यूपीएससी प्रीलिम सीरीज़ के लिए। एंड अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल से जरूर से जुड़ें और सौरभ पांडे सौरभ पांडे CSE ऐप को आप लोग ज़रूर से डाउनलोड करें। तो ये सीरीज़ चलती जा रही है और इस संडे को सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ है एडवांस करंट अफेयर्स पे रात को 9 बजे, तो उसको आप लोग जरूर से अटेंड करें। शुरू करते हैं। पहला, व्हाट इज कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल? दिस इज यूजिंग टेक्नोलॉजी प्रैक्टिसेस अप्रोचेस टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर एटमॉस्फेयर थ्रू डेलिबरेट एंड इंटेंशनल ह्यूमन एक्शन. This include traditional method like afforestation as well as more sophisticated technologies like direct air, carbon capture and storage. Natural process like growth of natural forest are also CDR method. तो यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल। तो कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल की बात की जा रही, तो बेसिकली एक चीज़ आप याद रखना कि जैसे मान लो कोई जैसे आप अफॉरेस्टेशन करते हैं या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी अगर हम इस्तेमाल करते हैं जिसके माध्यम से मौजूद जो एयर में CO2 है उसको कैप्चर किया जा सके। सो अगर जैसे आप खुद से पेड़ लगा रहे हैं या किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके माध्यम से जो एयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कैप्चर किया जा सके और उसे किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके, जैसे फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है। तो अगर आप अफॉरेस्टेशन करते हैं, मतलब आप पेड़ लगाते हैं, तो पेड़ जो है CO2 को O2 में कन्वर्ट कर देते हैं इन द प्रोसेस ऑफ व्हाट वी कॉल इट एज फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें आपकी ठीक हैं व्हेन यू टॉक अबाउट द कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल। बट व्हेन यू टॉक अबाउट कि नेचुरल प्रोसेस, जो नेचुरल प्रोसेस होते हैं ना, दे आर नॉट पार्ट ऑफ CDR मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो CDR है दैट लाइक CDR ऑल्सो इंक्लूड ड्यूरेबल एंड एफिशिएंट स्टोरेज ऑफ एक्सट्रैक्टेड कार्बन डाइऑक्साइड इन नेचुरल रिजर्वायर लाइक सॉइल एंड वेजिटेशन। तो कुछ नेचुरल वेजिटेशन है जैसे सॉइल है या वेजिटेशन है, इसमें भी जो CO2 इनडायरेक्ट फॉर्म में स्टोर्ड होती है। सो और वी कैन से दिस इज ऑल्सो कंसिडर टू बी पार्ट ऑफ CDR कार्बन डाइऑक्साइड। बट जो नेचुरल प्रोसेस, जो कि जैसे अगर नेचुरल फॉरेस्ट ग्रो कर रहे हैं, सो उसको हम कार्बन या कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल मेथड के अंदर इंक्लूड नहीं करते। इट्स नॉट अ मेथड। तो ये थर्ड स्टेटमेंट गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है। आंसर क्या है? 1 और 2 है। तो यहाँ पे देखोगे CDR ऑल्सो इंक्लूड ड्यूरेबल एफिशिएंट स्टोरेज ऑफ एक्सट्रैक्टेड CO2, मतलब जो CO2 है उसका स्टोरेज ऑफ एक्सट्रैक्टेड CO2 इन नेचुरल रिजर्वायर जैसे कि सॉइल और वेजिटेशन है, और इन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट लाइक कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ठीक है, या फिर जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है लाइक इट दैट इज कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। तो ये इसमें भी क्या है, इसमें भी जो CO2 है उसको स्टोर किया, जैसे बहुत सारे ड्रिंक्स होते हैं उसमें CO2 प्रेजेंट होता है, इट इज़ ऑल्सो CDR, ठीक है। तो ये पॉइंट्स थोड़ा सा ध्यान में रखना। ये अगर देखा जाए व्हाट इज कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, द हिंदू का टॉपिक है, साइंस टेक के अंदर है, तो हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये टॉपिक ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं H9N2 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस। अभी काफ़ी न्यूज़ में, चाइना की वजह से काफ़ी न्यूज़ में भी है। सो इसके कुछ पॉइंट्स याद कर लो। पहला, H9N2 मोस्ट कॉमन सब टाइप है इन्फ्लुएंजा वायरस इन चाइनीज़ चिकन्स, मतलब चाइनीज़ जो आपके मुर्गी हैं, जो उनके बच्चे हैं, ठीक है। तो उनमें जो एक सब टाइप वायरस है इन्फ्लुएंजा बेसिकली कॉमन कोल्ड वायरस है, जो आपको नॉर्मली फ्लू और इस टाइप का होता है, वो इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से ही होता है। सो उसमें से एक सब टाइप H9N2 है, ठीक है। H9N2 जो वायरस है ये ट्रांसमिट हो सकता है एयर ड्रॉपलेट से, डस्ट से, फीड से या वाटर से। रिसेंट जो ह्यूमन इन्फेक्शन विथ एवियन इन्फ्लुएंजा मतलब जो इन्फ्लुएंजा जो बर्ड्स को अफेक्ट कर सकता है, रिवील्ड दैट H9N2 इज द जीन डोनर फॉर H7N9 एंड H7N8 वायरस, जो कि ह्यूमन को भी इन्फेक्ट करता है। तो देखो आपको ध्यान में रखना है कि ये कहा गया कि H7N9 और H10N8 ये दोनों भी क्या हैं, दीज आर ऑल्सो वायरस। तो इसमें एक जीन ट्रांसफ़र की जाती है, द जीन इज बीइंग ट्रांसफर्ड, और H9N2 जो H9N2 है ये जीन को ट्रांसफ़र करता है इनमें, जिसकी वजह से वी कैन से कि जो आपका H7N9 है या H10N8 है, ये इसकी कैपेबिलिटी डेवलप होती है कि ये ह्यूमन को भी इन्फेक्ट कर सकता है।
इट कैन इन्फेक्ट ह्यूमन एज वेल, ह्यूमन को भी ये इन्फेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे देखो ये तीनों ही स्टेटमेंट्स आपके सही हैं, ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तीनों स्टेटमेंट्स आपके सही हैं, तो ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये टॉपिक आपका PIB का है, दिस इज रिलेटेड विद प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जहाँ से क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किया गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, कैशू के ऊपर है। कैशू ज्योग्राफी का टॉपिक आपका बन जाता है। तो ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन ट्री है, साउथ अमेरिका नेटिव है, मतलब ये जो नेटिव स्पीसीज है साउथ अमेरिका की। ट्री कैन ग्रो एज टॉल एज 14 मीटर्स बट द ड्वार्फ कल्टिवर्स ग्रोइंग अबाउट 6 मीटर prove more profitable with earlier maturity and greater yield. Cashew allergies are triggered by protein found in the tree nuts. Cooking often does not remove or change these proteins. तो अगर मान लो एनर्जी एग्जिस्ट करती है, वी कैन से कि मतलब जो एलर्जी, नॉट एनर्जी, एलर्जी होती है ना किसी चीज़ से, कई बार एलर्जी जो है वो होती है, तो उसके पीछे कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, कैशूज़ के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होती है। इवन अगर आप कुक भी करोगे देन ऑल्सो इट इज़ नॉट रिमूव्ड। तो अगर किसी को कैशू से एलर्जी है तो वो फिर उसको कंज्यूम नहीं कर सकते, इवन आफ्टर मतलब कोई इस टाइप का कुकिंग और इस टाइप चीज़ें भी किए, तब भी दैट प्रोटीन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जी वो आपका इट विल नॉट बी रिमूव। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, ये सही है। फिर यहाँ पे लिखा है कि द ट्री कैन ग्रो एज टॉल एज 14 मीटर्स and the dwarf cultivar grow up to 6 meter, that is 20 feet, and prove more profitable with earlier maturity and greater yield। ठीक है, सो जो ये ट्री है, दिस ट्री कैन ग्रो एज टॉल एज 14 मीटर, 14 मीटर तक जा सकता है ये। एंड जो ड्वार्फ कल्टिवर है, ड्वार्फ कल्टिवर्स है, इट कैन ग्रो अप टू 6 मीटर, जो मतलब छोटे हैं वो 6 मीटर तक जा सकते हैं, लगभग 20 फीट। एंड इट ऑल्सो प्रूव मोर प्रॉफिटेबल विथ अर्लियर मेच्योरिटी एंड ग्रेटर, मतलब जल्दी मेच्योरिटी होना, ग्रेटर। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। एक बार जस्ट चेक, आई थिंक ये इसका जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन ट्री है और ये साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका ही है, तो इसका आंसर जो होगा दैट इज़ 1, 2 एंड 3, तीनों स्टेटमेंट्स होंगे। सो यहाँ पे कैशूज़ के एक्सपोर्ट के ऊपर देखा जाए तो बिजनेस लाइन के अंदर ये जो न्यूज़ है, दिस न्यूज़ हैज़ बीन पब्लिश्ड। ठीक है, जो न्यूज़ है वो न्यूज़ आपकी पब्लिश हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, विथ रेफरेंस टू ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इनेबल्स क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस एट डिस्ट्रिक्ट जज लेवल। आर्टिकल 316 of the Constitution as amended by the 42nd Amendment Act amendments provides for the creation of an all India judicial service and requires a resolution adopted by Council of State with 2/3 majority and a parliamentary law। करेक्ट जो है वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। यहाँ पे लिखा है कि इट शैल नॉट इंक्लूड एनी पोस्ट इन्फीरियर टू दैट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट जज। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लाइक आर्टिकल 316 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और 42nd अमेंडमेंट में इसको अमेंड भी किया था, क्रिएशन ऑफ एन ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस रिक्वायर्स अ रिजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय काउंसिल ऑफ स्टेट विथ 2/3 मेजोरिटी एंड अ पार्लियामेंट्री लॉ। द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इनेबल्स क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो यहाँ पे आप पहली चीज़ तो ये देखना है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस जो होगी उसमें जो भी पोस्ट आएगी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल जज से छोटी नहीं होनी चाहिए, एक तो ये है। दूसरा ये जो है ये आर्टिकल 312 है, इट्स नॉट 316, तो ये वाला तो गलत हो गया, ये आपका गलत हो गया। तो ये आपका पहला स्टेटमेंट सही, तो आंसर क्या होगा, ओनली 1। तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की काफ़ी समय से चर्चा भी चल रही है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस एट द डिस्ट्रिक्ट जज लेवल। सो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन इनेबल्स क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस एट द डिस्ट्रिक्ट जज लेवल, ये ठीक है। लेकिन जो प्रोवाइड करता है फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस ये आर्टिकल 312 के तहत है, आर्टिकल 312 के तहत है, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, ये टॉपिक आपका द हिंदू के अंदर है। व्हाट इज कंबाला? इट इज़ अ फोल्क स्पोर्ट प्रैक्टिस्ड स्पोर्ट है ये, जो कोस्टल कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट में प्रैक्टिस किया जाता है, स्पेशली इन द रीजन वेयर टुलू स्पीकर्स फॉर्म मेजोरिटी। कंबाला इज अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज फॉर मेनी फैमिलीज, स्पेशली बंथ फैमिली इन द कोस्टल एरियाज। पेयर्स ऑफ बुल्स जो हैं दे आर ग्रूम्ड बाय देम अराउंड द ईयर इन द होप ऑफ विनिंग द कंबाला इवेंट। मतलब वो बैल को पूरा तैयार किया जाता है, उसके हॉर्न को शेप किया जाता है, जैसे इस इवेंट में वो आपका जो है जीत सके, ये आपका रहता है। तो यहाँ पे क्या है, दे है ना, तो होप ऑफ, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि कंबाला जो है इट इज़ बेसिकली एक फेमस इवेंट भी, स्पोर्ट्स इवेंट है जिसमें जनरली बफेलोज इन्वॉल्व होती हैं, तो इसमें बुल लिखा हुआ है,
तो बफेलो का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा गलत हो गया। एंड कंपाला इज़ अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज, बहुत सारी फैमिलीज़ के लिए, बिकॉज कुछ सर्टेन कम्युनिटीज़ हैं वो इस इवेंट में मतलब सदियों से या जनरेशन आफ्टर जनरेशन इस पे इन्वॉल्व रहती हैं, तो ये भी ठीक है। और ये कोस्टल कर्नाटका जो रीजन है वहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है। ये जो एक है ना, आप देखे होंगे कि एक दो भैंसें होती है, अच्छा आपने कंतारा मूवी देखी होगी तो उसमें भी वो इवेंट स्टार्टिंग का होता है जो हीरो होता है, तो उसमें भी अगर आपने देखा होगा तो कंपाला इवेंट दिखाया जाता है। तो ये एक ऐसा इवेंट है जहाँ पे जनरली बफेलोस का इस्तेमाल होता है, उनकी रेस टाइप आपकी की जाती है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा दैट इज़ 1 and 2। तो ये भी न्यूज़ अगर आप देखो तो ये इंडियन एक्सप्रेस का जो है टॉपिक है, तो ये ध्यान में रखना है। सो कंबाला जनरली हेल्ड जो कंबाला जनरली हेल्ड अंडर 4 कैटेगरीज में होता है। फर्स्ट इज नेगेलू प्लो, वेयर लाइट प्लो जो है यूज़ किया जाता है, मतलब जो हल होता है ना जो खेतों को प्लोइंग करने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर सेकेंड हक्का जिसे रोप बोलते हैं, जहाँ बफेलोज आर रेस्ड बाय जॉकी विद जस्ट अ रोप टाइंग, एक खाली रस्सी जो है वो रस्सी बांध आपकी दी जाती है। सो थर्ड कैटेगरी है अड्डा हलाके, ये क्या है, इसमें जॉकी स्टैंड और हॉरिजॉन्टल प्लैंक ड्रैक्ड बाय बफेलो, एक प्लैंक होता है उसको, जैसे होता है ना अगर खेतों में कई बार देखोगे तो प्लोइंग करने के बाद एक लकड़ी का बड़ा सा वो रहता है, उसको जानवरों के बांध दिया जाता है, फिर वो आगे आगे मूव करते हैं और उस पर इंसान खड़ा हो जाता है और वो लेवल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो एक ये अड्डा हलागे करके होता है और एक होता है काने हलागे करके होता है, फोर्थ कैटेगरी, जहाँ पे वुडन प्लैंक जो है वो बफेलो से बांध दिया जाता है। तो ये आपके तरीके हैं जिससे कंपाला किया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, निगुलू करके है और हक्का करके है और अड्डा हलागे करके है और काने हलागे करके है। तो ये तो कुछ टर्म्स जो है वो आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी न्यूज़ में है, इसलिए हमें जानना चाहिए। अगर अगेन मैं आपको बार बार इस चीज़ को कहना चाहूँगा कि आप लोग प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जो एडवांस करंट अफेयर्स की है, प्लीज़ उसको बहुत सीरियसली लें अगर आप तैयारी कर रहे हैं। ये जो डिस्कशन चल रहा है इसको करते रहें, नोट्स अपने बनाते रहें और इसका जो पीडीएफ है, कंपाइल्ड पीडीएफ है जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा है उनको मिल जाएगा। और टेस्ट 3 और टेस्ट 4 का डिटेल्ड सॉल्यूशन वो मैंने डाल दिया है, आप लोग देख लेना। टेस्ट 1, 2 और बाकी के टेस्ट भी आपको धीरे धीरे जो भी इसको जोड़ेंगे तो वो उनको अवेलेबल रहेगा, और जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज एडवांस करंट अफेयर्स में उसमें, और आप सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड करके इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। टेस्ट इस संडे को शेड्यूल्ड है, 7th टेस्ट है, 6 हो चुके हैं, 7th टेस्ट है। अब जो लोग अभी थोड़ा वेट कर रहे हैं, जो भी रीज़न हो वेट करने का, अब आप सोचो फरवरी में, जनवरी एंड में आप लोग जो है थोड़ा नींद मान लो ओपन होती कि यार चलो कर लेते हैं, फिर उसके बाद बहुत मुश्किल होता है चीज़ों को कवर कर पाना, क्योंकि तब तक आपका मान लो कि 1,500 के आसपास टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे, 1000 तो मान ही लो मिनिमम इतने कवर हो जाएंगे, फिर वो उन सबको कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो 24 की तैयारी कर रहे हैं वो लोग ज़रूर से इसका हिस्सा बने, बाकी 25 की कर रहे हैं तो आप डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अमाइलोडोसिस डिजीज़। अब ये भी है, तो यहाँ पे इस डिजीज़ के बारे में, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डिजीज इन विच एबनॉर्मल प्रोटीन एमालॉइड फिब्रिल्स वो टिश्यू पे बनती है, मतलब कुछ एबनॉर्मल जो प्रोटीन है जिसका, जैसे कि एक प्रोटीन एमालॉइड फिब्रिल करके है, वो जमा हो जाती है टिश्यूज़ के अंदर। लीवर एंड बोन मैरो जो है मोस्ट अफेक्टेड ऑर्गन्स हैं, तो इसमें लीवर और बोन मैरो नहीं, हार्ट और किडनी है। हार्ट एंड किडनी जो है वो सबसे ज़्यादा इससे अफेक्ट होती हैं, तो ये गलत हो गया। एमलॉइड इजेंट नॉर्मली फाउंड इन द बॉडी, जनरली बॉडी में ये आपका नहीं है, ठीक है, बट इट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम सेवरल डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन। तो जनरली बॉडी में नहीं मिलती है, बट इसे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन से जो है वो बन सकती है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट सही आंसर क्या होगा, 1 and 3। तो ये भी अगर आप देखोगे ये PIB की न्यूज़ है, PIB के अंदर ये चीज़ें आपकी आई हैं, दैट इज़ एमाइलोलाइडोसिस करके, ये अगर देखोगे तो ये आपका आया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे किडनी और हार्ट सबसे ज़्यादा कॉमन ऑर्गन है जो इससे अफेक्टेड है। एमलॉइड नॉर्मली शरीर में नहीं बनती है और कई डिफरेंट प्रोटीन्स मिलके ये एमलॉइड का फॉर्मेशन करती है। कई वैराइटीज़ एमलॉइडोसिस है जो कि डिजीज़ से आपके रिलेटेड है, इसकी ट्रीटमेंट भी बहुत ज़रूरी और बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग है, क्योंकि हार्ट और किडनी को ये डायरेक्ट अफेक्ट आपका करते हैं। सो एक लाइट चेन एमाइलोडोसिस करके होता है, मोस्ट कॉमन टाइप, जो कि इन डेवलप्ड कंट्रीज जो कि अफेक्ट कर सकता है, किडनी है, हार्ट है, दूसरे ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है। तो आपको याद रखना है, जैसे मान लो पूछा लाइट चेन एमाइलोडोसिस करके रिसेंटली न्यूज़ में था, तो ये क्या है, तो ये एक प्रकार की बीमारी जिसमें कि जो आपके जो प्रोटीन है वो इकट्ठा हो जाती है ये एमलॉइड प्रोटीन है वो हार्ट और जो किडनी है उस पर इकट्ठा हो जाती है और ये बहुत ही डेडली हो जाता है कई बार,
ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बुकर प्राइज़ की बात करें, ये लिटरेरी अवार्ड है, कन्फर्ड ईच अदर। बुकर प्राइज़ जो हर साल आपका जो है वो दिया जाता है। उसके बाद गिवन फॉर बेस्ट नॉवेल रिटन इन इंग्लिश, जो कि विच वॉज पब्लिश्ड इन यूके एंड आयरलैंड। व्हेन द प्राइज वॉज क्रिएटेड ओनली नॉवेल्स रिटन बाय कॉमनवेल्थ, आयरिश एंड साउथ अफ्रीकन सिटीजन्स वेर एलिजिबल रिसीव द। इन 2015 एलिजिबिलिटी जो है वॉज वाइडन टू एनी इंग्लिश लैंग्वेज नॉवल, मतलब हर एक इंग्लिश लैंग्वेज नॉवल को इसमें इंक्लूड किया गया था। तो यहाँ पे ये देखा जाए तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है बुकर प्राइज से रिलेटेड। और इस बार एक पर्सन है जिनका नाम है पॉल लिंच करके है, पॉल लिंच जो एक पर्सन है, इन्होंने जीता है विंस द 2023 बुकर। 2023 बुकर जो प्राइज़ है इन्होंने जीता, दैट इज़ पॉल लिंच करके है, इन्होंने 2023 का जो है इसको जीता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना, तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट ये आपका इंडियन एक्सप्रेस का टॉपिक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के ऊपर है, ये पॉलिटी का टॉपिक आपका बन जाता है। व्हेन ग्रांट्स, इसको देखते हैं, व्हेन ग्रांट्स ऑथराइज्ड बाय पार्लियामेंट फॉल शॉर्ट of the required expenditure, an estimate is presented before the parliament for the supplementary or additional grant. These grants are presented and passed by the parliament after the end of the financial year. The public account committee examines these excesses and give recommendation to the parliament. तो correct जो है वो आपको बताना। So ये क्या है कि ये पहली चीज़ तो देखो, सप्लीमेंट्री जो ग्रांट है, जब भी एक्चुअल जो एक्सपेंडिचर है ना, जब भी हम लाइक व्हेन यू टॉक अबाउट द एक्चुअल एक्सपेंडिचर, मतलब व्हेन द एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड एक्सीड द अप्रूव्ड ग्रांट ऑफ द पार्लियामेंट, यहाँ पे लिखा व्हेन ग्रांट ऑथराइज्ड बाय द फॉल शॉर्ट ऑफ द रिक्वायर्ड एक्सपेंडिचर। कहने क्या मतलब है कि जब भी कोई मान लो कुछ पैसा है एंड वो पैसा जो कि पार्लियामेंट ने आपको असाइन किया है, वो किसी पर्पस के लिए जो पैसा असाइन किया गया उसके लिए वो कम है, तो उस स्कीम के लिए जो भी पर्पस है उसके लिए एक्स्ट्रा मनी की डिमांड की जाती है, और उसके लिए सप्लीमेंट्री जो ग्रांट है वो सप्लीमेंट्री ग्रांट या एडिशनल ग्रांट आपके पास की जाती है। सो व्हेन द ग्रांट ऑथराइज्ड बाय द पार्लियामेंट फॉल शॉर्ट ऑफ द रिक्वायर्ड एक्सपेंडिचर, एन एस्टिमेट जो है प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट को फॉर द सप्लीमेंट्री और एडिशनल ग्रांट। ये आपको ध्यान में रखना। फिर दीज ग्रांट्स आर प्रेजेंटेड एंड पास्ड बाय द पार्लियामेंट बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ठीक, तो ये जो क्या है यहाँ पे लिखा आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, इट्स नॉट आफ्टर, इट्स बिफोर। फाइनेंशियल ईयर से पहले ही जो इसको प्रेजेंट और पास किया जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये वाला आपका गलत है। तीसरा स्टेटमेंट जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, इसमें इसको ये पूरा जो भी रिकमेंडेशंस हैं, एक्सेसेस हैं, वो देखा जाता है। इवन कैग की जो कुछ रिकमेंडेशंस और ये सब भी आती हैं जिसको पब्लिक अकाउंट कमेटी देखती है। तो कुल मिला के मान लो कि 100 रुपये, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि 100 रुपये पास किया, खर्चा 120 रुपये होगा, तो एक्स्ट्रा जो 20 रुपये है वो आपको सप्लीमेंट्री या फिर एडिशनल ग्रांट के तहत की जाती है। अब ये 120 रुपये तो हाइपोथेटिकल मतलब करोड़ों में होता है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो ये पॉलिटी का टॉपिक ध्यान में रखना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये बिजनेस लाइन का है, सप्लीमेंट्री ग्रांट में प्रोवाइड मोर फंड्स फॉर 3Fs रूरल जॉब स्कीम। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ध्यान में रखना है, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट। और कोशिश, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट, एक तो द हिंदू सेशन को आप लोग बहुत सीरियसली लें। सेशन आपका 9 सवा 9 तक आ जाता है। फिर ये 5 AM सीरीज़ के लिए सुबह उठने की आदत डालें। आसान नहीं है उठ पाना, चैलेंजिंग टास्क है, बट जैसा मैंने आपको कहा है कि देखो थोड़ा सा अपना जो कंफर्ट जोन है उसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा और अपनी तैयारी करते रहना है, मेहनत करना है, जरूर से आप लोग को सक्सेस मिलेगी। और कुछ चीज़ें जो है उनको फोकस करना है। प्रिलिम्स टेस्ट सीरीज ऑन एडवांस करंट अफेयर्स, इसका आप हिस्सा बने और अपना टेस्ट दें। टोटल 50 टेस्ट हैं, 50 में से 7th टेस्ट जो है इस संडे को रात को 9 बजे है। सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर आप वो टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें पूरा डिटेल्ड PDF आपको मिलेगा विद सॉल्यूशन। टेस्ट 3 और 4 का जो PDF है ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, उसका आप प्रिंट आउट लेके बढ़िया तरीके से उसका चाहो तो रिवीजन भी अच्छे से कर लेना। बाद में एग्जाम के टाइम पे रिवीजन में काफ़ी हेल्प मिलेगा, 2,500-3 हज़ार क्वेश्चन होंगे, तो बहुत आसानी से आप रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।